और दूसरा आधे अधूरे। आधे अधूरे। आधे अधूरे तो आप ऐसे समझिए कि अंधा युग नाटक जहाँ डॉक्टर धर्मी बापी ने लिखा, वहीं आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश ने। और दोनों नाटक अपने आप में आधुनिक जीवन या समकालीन जीवन की संगतियों एवं विसंगतियों को बहुत ही जीवंतता के साथ चित्रित करते हैं। ये कुछ इको हो रही है आवाज, मैं एक बार फिर से ज्वाइन करता हूँ। हाँ, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब थोड़ा सा हमने आप सबको स्टडी मटेरियल भेजा था। आप जानते हैं कि स्टडी मटेरियल के माध्यम से ही हम जो है अपनी अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या कुछ इको हो रहा है बेटा? बताओ बताओ। आप सबको मैटर मिल गए थे? कोई बोल नहीं रहा है। बच्चों, प्राची। सर मटेरियल नहीं मिला। अच्छा, अरे भाई तुम नहीं जुड़े होगे। हाँ, प्राची, जी बोलते क्यों सर। नहीं यार तुम लोग? जी सर, मिल गया? अभी लेफ्ट हो गई थी मैं। हाँ, मैं लेफ्ट हो गई थी, अभी ज्वाइन हुई हूँ। मिल गया ना? जी। अच्छा, मैटर खोलो। आज हम लोग सबसे पहले जो वाचन करेंगे वो है अंधा युग। ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। महाभारत की पौराणिक कथा पर ये टिका हुआ है। इस युग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ भगवान कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक की घटना को समेटा गया है। पता नहीं क्यों इनको हो रहा है। मैं एक बार फिर से ज्वाइन करता हूँ बेटा, कुछ प्रॉब्लम आ रही बार बार।
हेलो, सुन पा रहे हैं? जी सर। इको क्यों हो रहा है बेटा? सर आपका 2 बार दिखा रहा है स्क्रीन पर। अच्छा, मैं रिस्टार्ट करता हूँ मोबाइल। हाँ, ठीक ठीक। जी। हेलो, हेलो, सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सर। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। बड़ा इरेगुलरिटी, पता नहीं कैसे क्या हो गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, प्राची, प्रभा जी, जी सर। कि अंधा युग का, आज हमें अंधा युग आधे अधूरे दोनों पढ़ने हैं बेटा। तो जी। प्राची के अलावा और कौन सा विद्यार्थी वाचन करना चाहेगा? ये जो मैंने एमएचडी भेजी है, एमएचडी खोलिए जरा, प्राची। जी सर। हो गया।
हाँ, आ जाओ पेज नंबर 13 पर आ जाओ। मोहन राकेश और आधे अधूरे। जी। इसका वाचन करो। जी सर। मोहन राकेश और आधे अधूरे। मोहन राकेश के नाटकों पर टिप्पणी करते हुए प्रख्यात नाट्य आलोचक नेमिचंद्र जैन ने कहा है, हिंदी नाटक के क्षितिज पर मोहन राकेश का उदय उस समय हुआ जब स्वाधीनता के बाद 50 के दशक में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ज्वार देश में जीवन के हर क्षेत्र को स्पंदित कर रहा था। उनके नाटकों ने न सिर्फ हिंदी नाटक का आस्वाद, तेवर और स्वर ही बदल दिया, बल्कि हिंदी रंगमंच की दिशा को भी प्रभावित किया। मोहन राकेश से पहले भी हिंदी में कई नाटककार हुए, जिन्होंने हिंदी में नाटक लेखन की परंपरा को समृद्ध किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर मोहन राकेश तक की अवधि के बीच जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल आदि कई नाटककार हुए, लेकिन भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी को छोड़कर कोई भी नाटक ऐसा नहीं था जिसे प्रदर्शन की दृष्टि से भी कामयाब कहा जा सके। जयशंकर प्रसाद, जिनके नाटक स्कंदगुप्त का आपने अध्ययन किया है, कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों की साहित्यिक उत्कृष्टता और रचनात्मक मौलिकता को सभी ने स्वीकार किया, लेकिन उनके नाटक मंच पर प्रस्तुति की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण ही बने रहे। नाटककार यह मानते रहे कि उनके नाटक साहित्यिक कृति के रूप में उत्कृष्ट हों, भले ही रंगमंच पर उनको उतनी सफलता न मिले। परिणाम यह हुआ कि हिंदी रंगमंच का अपना स्वतंत्र विकास अवरुद्ध बना रहा, या हिंदी में नाटक खेले भी गए तो अनुदित नाटक थे। रंगमंच के संबंधों की इस दूरी को पाटने का काम मोहन राकेश के नाटकों ने किया। जैसे कि इसी इकाई में हम मोहन राकेश के कथन को उद्धृत कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि लिखा गया नाटक हड्डी के ढांचे की तरह है, जिसे रंगमंच का वातावरण ही मांसलता प्रदान करता है। मोहन राकेश की यह दृष्टि प्रसाद की दृष्टि से पूर्णतः अलग थी। प्रसाद का तो मानना था कि रंगमंच की बाध्यबाधकता का जब हम विचार करते हैं, तो उसके इतिहास से यह प्रकट होता है कि काव्यों के अनुसार प्राचीन रंगमंच विकसित हुए और रंगमंचों की नियमानुकूलता मानने के लिए काव्य बाधित नहीं हुआ। अर्थात रंग अर्थात रंगमंचों को ही काव्य के अनुसार अपना अपना विस्तार करना पड़ा, और यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होता है। प्रसाद की इस सोच ने ही उनके नाटकों को मंच के लिए लगभग अनुपयोगी बना दिया। प्रसाद के बाद के दौर में लिखे गए नाटकों में रंगमंच से इतना अलगाव तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन उनमें से ज्यादातर नाटक कथ्य और अभिनयता दोनों दृष्टियों से साधारण ही साबित हुए। नाटक के माध्यम से अपने समय और समाज के ऐसे प्रश्नों को भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसकी प्रस्तुति समय और समाज की सीमाओं को तोड़ती भी हो। आषाढ़ का एक दिन हिंदी का ऐसा ही पहला नाटक था। उस समय के हिंदी नाटक के परिदृश्य पर टिप्पणी करते हुए नेमिचंद्र जैन लिखते हैं, हिंदी नाटक की इस यात्रा में आषाढ़ का एक दिन कई प्रकार से एक महत्वपूर्ण पड़ाव तो है ही, इस दौर के नाटक लेखन की श्रेष्ठतम उपलब्धियों में गिनने योग्य भी है। एक प्रकार से उपेंद्रनाथ अश्क और जगदीश चंद्र माथुर ने, विशेषकर जगदीश चंद्र माथुर ने, नाटक में सहज स्वाभाविकता और नाटकीयता के, यथार्थपरकता और काव्यात्मकता के जिस मिश्रण का सूत्रपात किया, उसकी महत्वपूर्ण परिणति आषाढ़ का एक दिन में हुई है। आषाढ़ का एक दिन की अपार सफलता ने मोहन राकेश को एक नाटककार के रूप में भी व्यापक प्रतिष्ठा मिली।
इसके बाद के उनके दोनों नाटकों ने उनको प्रसादोत्तर काल का निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ नाटककार बना दिया। हालांकि बाद के दोनों नाटकों को आषाढ़ का एक दिन की तुलना में कमजोर माना गया। इस दृष्टि से उनका तीसरा नाटक आधे अधूरे ज्यादा विवादास्पद रहा। जैसे कि इब्राहिम अलकाजी ने लिखा था, यह रचना तेज वाद विवाद का बायस बनी, जहां एक और समीक्षकों ने इसे आधुनिक भारतीय रंगमंच में एक अन्यतम कृति और हिंदी नाटक में पहली गंभीर उपलब्धि माना। वहीं दूसरी ओर कलात्मक दृष्टि से असार्थक लेखन कहकर इस पर प्रहार भी किया गया, जो मध्य वर्ग का ऐसा एक तरफा विरूपित चित्रण करता है जिसकी कोई सामाजिक प्रासंगिकता नहीं। सत्यदेव दुबे ने नाटक के सफल रंग प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए लिखा था, इस नाटक ने इस मिथक को ध्वस्त कर दिया कि हिंदी नाटककार समकालीन स्थितियों और हमारे जीवन से जुड़े हुए चरित्रों को लेकर नाटक नहीं लिख सकते। आधे अधूरे साहित्य और रंगमंच दोनों पर खरा उतरा। आज तक भारत में कहीं भी हिंदी में प्रस्तुत होने वाले नाटकों में यह सबसे सफल है। इस बात को स्वीकार करते हुए नेमिचंद्र जैन का मानना है कि आधे अधूरे कोई बड़ा विक्षोभकारी सर्जनात्मक अनुभव नहीं प्रस्तुत करता। आज के हमारे समाज में बहुस्तरीय परिवार या स्त्री पुरुष संबंधों की कोई गहरी या सूक्ष्म पहचान भी उससे नहीं मिलती, बल्कि शायद हिंदी रचना जगत की संपूर्ण सर्जनात्मक चेतना के संदर्भ में आधे अधूरे की विषय वस्तु और उसके कलात्मक विस्तार में एक और घिसे पिटेपन का और दूसरी ओर पश्चिमी समाज के सामाजिक संबंधों के सांचों की सतत पुनरावृत्ति का आभास होता है। उस तरह की ताजगी का एहसास नहीं होता जैसे आषाढ़ का एक दिन में हुआ था। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की जिस ताजगी की बात नेमिचंद्र जैन ने की है, उसका संबंध नाटक के कथ्य और संरचना दोनों से है। लेकिन बाद के नाटकों में कई समीक्षकों को यह प्रतीत होने लगा कि मोहन राकेश उसी कहानी को दोहरा रहे हैं जिसे वे आषाढ़ का एक दिन में कह चुके हैं। यद्यपि संदर्भ तीनों नाटकों में अलग अलग हैं, इस एकरूपता और एक रसता को ही व्याख्यायित करते हुए नेमिचंद्र जैन ने लिखा था, उनके तीनों नाटकों की विषय वस्तु पुरुष पात्र से जुड़े हुए हैं, पर हर नाटक का केंद्रीय चरित्र स्त्री बन जाती है, चाहे वे कालिदास मल्लिका हो, नंद सुंदरी हो, चाहे सावित्री महेंद्रनाथ। तीनों नाटकों में गलत स्त्री ही होती है। पुरुष उसे छोड़कर चले जाने के लिए मजबूर दिखाई पड़ता है। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास और लहरों के राजहंस में नंद एक बार वापस लौटकर दोबारा जाते हैं। आधे अधूरे में महेंद्रनाथ लौटता तो है पर फिर जाता नहीं, वहीं रहने को मजबूर है। न जाने क्यों राकेश अपने नाटकों में स्त्री पुरुष के बीच चरम साक्षात्कार कराने से कतराते हैं। उनके सभी पुरुष पात्र स्त्री से खिंचकर निराश होकर या अन्य किसी कारण से खिसक जाने वाले भगोड़े हैं। वे अपने संबंधों की नियति का सामना करने से बचते हैं। ऐसा लगता है कि एक ही अनुभव छोटे छोटे परिवर्तन के साथ बार बार दोहराया जा रहा है। उनमें ताजगी या आयाम अथवा स्तर की नवीनता बहुत ही कम है। महेंद्रनाथ और जुनेजा के साथ सावित्री के बहुत से संवादों में लहरों के राजहंस के नए रूप में नंद और सुंदरी के बीच अंतिम संवादों की बहुत ज्यादा अनुगुंज है। इन सारी सीमाओं के बावजूद आधे अधूरे नाटक का प्रदर्शन अत्यंत सफल रहा, बल्कि कई समीक्षकों की दृष्टि से यह हिंदी का पहला सफलतम नाटक था। इसमें 7वें दशक में शहरी मध्यवर्गीय परिवार और सामाजिक जीवन का जो यथार्थ प्रस्तुत किया गया था, वह उन दर्शकों के जीवन और मन के बहुत नजदीक था और कहीं न कहीं इस नाटक ने उनके अपने अनुभव संस्कार को पुनर्सृजित कर दिया था। लेकिन यह सृजन उस मध्य वर्ग की अपनी
भाषा और अपने मुहावरे में था। यह एक बड़ी उपलब्धि थी और इसी ने इसे सफल और सार्थक नाटक बनाया। सर हो गया। हाँ बच्चों, सुन पा रहे हो मुझे? जी सर। अरे बेटा, थोड़ा सा ये इनको करना है फिर से। मैं थोड़ा सा फोन स्विच ऑफ करके फिर से मैं जुड़ रहा हूँ। ओके, कोई असुविधा? नहीं सर। हाँ, थोड़ा सा मेरी बात इनको कर रही है? इको कर रही है बच्चों? नहीं सर। अच्छा, इधर तो इको कर रही है। स्विच ऑफ करके हम फिर से जुड़े या ऐसे चलें, जैसे बोलिए। सर ठीक से सुनाई दे रही है अभी। चलिए ठीक है। बच्चों, बच्चों, सुन पा रहे हैं बच्चों? जी सर। आप सुनो। अरे बेटा, हम क्या क्या बोले तुम लोग सुने नहीं इतनी देर से। चलो मैं बता रहा हूं। पेज नंबर 17 से बेटा पढ़ना शुरू करो। 17 से। ओके। 8.2 सुन पा रही हो? सुन पा रही हो? जी सर। हाँ, शुरू करो। इसमें कुछ आज प्रॉब्लम हो गई मोबाइल में, फिर भी शुरू करो। प्राची प्रभा, शुरू कीजिए। जी सर। मध्यवर्गीय जीवन और आधे अधूरे का कथ्य।
आधे पढ़ो अधूरे पढ़ो। न केवल समकालीन हिंदी नाट्य लेखन बल्कि राकेश के पूर्ववर्ती दोनों नाटकों से भिन्न आधुनिक मध्यवर्गीय जीवन अनुभव और परिवेश से सीधे साक्षात्कार करने वाला पहला सार्थक एवं प्रामाणिक नाटक है। यह मौजूदा महानगरीय भारतीय पारिवारिक जीवन की विडंबना के कुछेद सघन बिंदुओं और स्त्री पुरुष संबंधों की विसंगतियों का जीवंत रेखांकन करता है। इसके यथार्थपरक तथ्य को समझने से पहले हमारे लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में मध्य वर्ग की अवधारणा और उसकी विशेषताओं को जान लेना उपयोगी और आवश्यक होगा। मध्यवर्गीय की अवधारणा, उद्भव और विकास। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्तर और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समाज व्यक्ति समूहों के कई वर्गों में विभक्त हो जाता है। व्यक्ति को वर्ग विशेष में प्रतिष्ठित करने के लिए उसकी आय, संपत्ति, आर्थिक दृष्टिकोण, वंश परंपरा, रहन सहन का स्तर और शिक्षा आदि का ध्यान रखा जाता है। आदिम कबीलों की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था मानव जाति की वर्ग विहीन स्थिति का संकेत देते हैं, परंतु उसके बाद के समाज और विशेषतः मध्य युग में उत्पादन वृद्धि और व्यक्तिगत संपत्ति की बढ़ती हुई लालसा ने समाज को मुख्यतः उच्च और निम्न वर्गों में विभाजित कर दिया। वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिक क्रांति और पूंजीवादी व्यवस्था ने विश्व की आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक अवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला और 18वीं शताब्दी के अंत में उच्च और निम्न के बीच एक तीसरे वर्ग का जन्म हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहा गया। कुछ आर्थिक सामाजिक चिंतकों के अनुसार सन 1812 से पहले किसी वर्ग के लिए मध्य वर्ग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। स्पष्ट है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मध्य वर्ग उभरा और पूंजीवादी औद्योगिक व्यवस्था के साथ बढ़ता चला गया। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के ऐतिहासिक विकास की विवेचना करते हुए उच्च, निम्न और मध्य वर्ग को ही क्रमशः बुर्जुआ, प्रोलेटेरियत और बुर्जुआ है बेटा, बुर्जुआ, बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ बुर्जुआ वर्ग। और हाँ, प्रोलेटेरियत और पेटी बुर्जुआ कहा है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो आदिम वर्ग विहीन समाज के बाद यहाँ प्रचलित वर्ण व्यवस्था मोटे तौर से वर्ग व्यवस्था का सामाजिक रूप ही है। अंग्रेजों से पहले भारत में मौजूद संयुक्त परिवार, कृषि व्यवस्था और घरेलू उद्योगों पर आधारित व्यवस्था अपने आप में एक पूर्ण इकाई थी। 16वीं शताब्दी में कुछ पाश्चात्य देशों के संपर्क से भारतीय जीवन और समाज में हलचल सी महसूस की गई। मुगल शासन के पतन के साथ शासन सूत्र अंग्रेजों के हाथों में चला गया। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के चलते भारतवर्ष में मध्य वर्ग के विकास में अंग्रेजी शिक्षा के अतिरिक्त औद्योगिक विकास, शहरीकरण, अर्ध विकसित पूंजीवाद व्यवस्था, व्यापार, बैंकिंग प्रणाली, प्रेस, संचार और यातायात के साधनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश की आजादी के साथ हुए विभाजन और उसके बाद के 50 वर्षों में हुए बहुआयामी विकास तथा लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार ने मध्य वर्ग के असंतुलित विकास किया, जिसके कारण मध्य वर्ग के 3 स्पष्ट स्तर भेद दिखाई देने लगे: उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग। उसके बाद आता है मध्य वर्ग की विशेषताएं। यह मुख्यतः पढ़े लिखे लोगों का वर्ग है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में ऊंचे या छोटे छोटे पदों पर काम करने वाले नौकरी पेशी अफसर, कर्मचारी, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, लेखक, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, व्यापारी और औसत दर्जे के उद्यमी, उद्योगपति इत्यादि मध्य वर्ग में आते हैं। इस वर्ग का चरित्र लचीला और अंतर्विरोधी है। ब्रिटिश शासन में उसको नौकरशाही को चलाने वाले और उसका विरोध कर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बुद्धिजीवी इसी वर्ग से आते हैं।
अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते अपने मौजूदा वर्ग से कुछ भी करके अपने से ऊपर वाले वर्ग में जाने के लिए प्रयत्नरत ये लोग परिस्थितियों की मार से पीटकर लगातार निचले वर्ग की ओर धकेले जाते रहते हैं। इससे इनमें एक सतह तनाव और अंतर्द्वंद की स्थिति पाई जाती है। अपनी सुरक्षा और सुविधा के लिए यह वर्ग प्रायः किसी भी समझौते और अवसरवादिता के लिए तैयार रहता है। सोचने, कहने और करने के बीच की खाई तथा दिखावे की भावना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अनेक परिस्थितियों के चलते इस वर्ग के उदय के साथ-साथ संयुक्त परिवार व्यवस्था टूटी, परिवार छोटे और पति-पत्नी केंद्रित होते गए। नारी शिक्षा के कारण समानाधिकारों की मांग करती स्त्री स्वावलंबी और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ी। स्त्री के घर से बाहर निकलने तथा अन्य पुरुषों के संपर्क में आने से स्वच्छंद प्रेम संबंधों को बढ़ावा मिला। पुरुष के परंपरागत संस्कारों और स्त्री की नव अर्जित स्वतंत्र व्यक्तित्व के कारण अहंग का टकराव शुरू हुआ। स्त्री पुरुष संबंधों में संघर्ष, परिवार मूल्यों तथा सेक्स संबंधी नैतिकता के मानदंडों में बदलाव आया। भारतीय समाज में परंपरागत मूल्यों में परिवर्तन, विवाह संस्था के दरारों और परिवारों में विघटन की यह प्रक्रिया छठे सातवें दशक में महानगरों से शुरू हुई और क्रमशः शहरों और कस्बों तक फैलती चली गई। मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह वर्ग लगातार असंतुष्ट, अनिश्चित, आत्म प्रदर्शनकारी, चिड़चिड़ा, निराश, मूल्यहीन और कुंठित होता गया है। मध्य वर्ग और आधे अधूरे का कथ्य। आधे अधूरे की पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सर मध्य वर्ग और आधे अधूरे का मध्य वर्ग और आधे अधूरे का कथ्य लिखा है। हाँ, कथ्य लिखा है सर। कथ्य, ओके, राइट राइट राइट। आधे अधूरे की पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्थितियों पर गंभीरता से विचार करें तो निम्नलिखित तथ्य स्पष्टतः हमारे सामने उभर कर आते हैं। इसका स्थान और परिवेश महानगर दिल्ली है। काफी अच्छा आदमी है जगमोहन, और फिर से दिल्ली में उसका ट्रांसफर भी हो गया है। मिला था उस दिन कॉनॉट प्लेस में। पुरुष 1। उसका समय छठे दशक के आसपास का है, जब केवल 5 पैसे में अखबार आ जाता था और रुपए 1.5 में स्कूटर से आया जाया जा सकता था। द्रष्टव्य बड़ी लड़की के प्रवेश के बाद पुरुष 1 के संवाद। 1.5-2 दशक पहले यह व्यवसायी परिवार था, जिसमें घर में सोफे सेट, कबर्ड, डाइनिंग और ड्रेसिंग टेबल है। पुरुष 1 ने मित्र जुनेजा के साथ मिलकर पहले प्रीम और फिर फैक्ट्री लगाई थी। जब 400 रुपये मकान का किराया था, टैक्सियों में आना जाना होता था। किस्तों पर फ्रिज खरीदा गया था। लड़के लड़की को कॉन्वेंट की फीसें जाती थी, शराब आती थी, दावतें उड़ती थी। अर्थात पति पत्नी तथा बच्चे सभी शिक्षित हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी है और समाज में प्रतिष्ठा है। स्पष्ट है कि यह एक उच्च मध्यवर्गीय परिवार है। लेकिन इसी बीच प्रेम और फैक्ट्री बंद हो गई। महेंद्रनाथ कर्जदार, बेरोजगार और निकम्मा हो गया। बेटे ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और फिर नौकरी भी। बड़ी बेटी ने घर से भागकर मां के प्रेमी से चुपचाप शादी कर ली। छोटी बेटी अभी जैसे तैसे पढ़ रही है और प्रतिदिन कुंठित और उद्दंड होती जा रही है। स्त्री सावित्री बेहतर जिंदगी के लिए किसी पूरे पुरुष की तलाश में यहाँ वहाँ भटकती और नौकरी करते हुए बमुश्किल तमाम किसी तरह घर की गाड़ी खींच रही है। आज घर में रखे सोफे सेट, कबर्ड, डाइनिंग और ड्रेसिंग टेबल, कुर्सियां, टी सेट इत्यादि टूटी फूटी हालत में हैं और गद्दे, पर्दे, मेजपोश और पलंगपोश घिस फटे या सिले हुए हैं। घर के सभी सदस्यों में असंतोष, तनाव, घुटन-टुटन और संघर्ष की स्थिति है। स्पष्ट है कि यह एक निम्न मध्य वित्तीय स्तर का घर है, जिसमें एक विघटित होते परिवार का जीवंत चित्रण हुआ है।
घर की तलाश राकेश के जीवन का प्रमुख उद्देश्य और उनके नाटकों का मूल कथ्य रहा है। आधे अधूरे में भी टूटते संबंधों और बिखरते परिवारों का चित्रण के माध्यम से राकेश का केंद्रीय सरोकार घर की तलाश ही है। आधे अधूरे हमारे आज के समाज के ऐसे तमाम लोगों की अभी तक जिंदगी का प्रामाणिक दस्तावेज है जिन्होंने जीवन की तमाम इच्छाओं, आकांक्षाओं और उपलब्धियों को भौतिक सुख सुविधाओं से जोड़ लिया है और इसी मृग मरीचिका में फंसकर पारिवारिक संबंधों की सहज प्राप्त आत्मीयता, ऊष्मा और भावात्मकता, सुरक्षा तथा आत्मिक शांति को पूरी तरह खो दिया। सांसारिक अर्थ के चक्कर में जीवन का मूल अर्थ ही कहीं गुम हो गया। मोहन राकेश के शब्दों में इस नाटक में अधूरे का मतलब इनकम्प्लीट और आधे का मतलब हाफ है। यह आज के सामान्य वर्ग से संबंधित है। अपने अपने में आधा भी है और अधूरा भी। यह इस शहर के एक मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है जिसे परिस्थितियां निचले वर्ग की ओर ढकेलती जा रही हैं। उनका जोश, पराजय, इच्छाएं उनका कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। यह इस शहर के एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है जिसे परिस्थितियां निचले वर्ग की ओर धकेलती जा रही हैं। उनकी जोश, पराजय, इच्छाएं, संघर्ष और इसके साथ साथ स्थिति के हाथ से फिसलते जाना मैंने सब कुछ इसमें दिखने की कोशिश की है। विडंबना यह है कि स्वयं आधे अधूरे होने के बावजूद हम दूसरों के आधे अधूरेपन को कतई बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसका कथ्य इस बात को रेखांकित करता है कि पति पत्नी के बीच किसी एक ऐसे सामंजस्य, संतुलन अथवा समीकरण की कोई संभावना नहीं हो सकती जिसमें ये परस्पर विरोधी जीवन एक दूसरे के बिना फाड़ खाए साथ साथ नहीं रह सकते हों। कोई इस विडंबनापूर्ण स्थिति की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि अलग भी नहीं हो सकते। प्रख्यात रंगकर्मी, निर्देशक और अभिनेता ओम शिवपुरी ने आधे अधूरे के कथ्य पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, एक दूसरे स्तर पर यह नाट्य कृति पारिवारिक विघटन की गाथा है। इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। घर की त्रासदायक हवा से वे सब अपने और एक दूसरे के लिए जहरीले हो रहे हैं। बड़ी लड़की मनोज रूपी हमदर्द द्वारा को पाते ही बाहर निकल भागी है। लड़का पत्रिकाओं में अभिनेत्रियों की रंगीन तस्वीरों काटते हुए उस मौके के इंतजार में है जब वह भी यहाँ से निकल सकेगा। अपने पिता के लिए उसके मन में करुणा है, माँ के लिए आक्रोश। वह बड़ी बहन के प्रेम में विश्वास नहीं करता, उसे घर से निकलने का जरिया मानता है। यह स्थिति परिवार के दूसरे सदस्यों की है। हर एक अपने अधूरेपन के साथ साथ दूसरे के अधूरेपन पर प्रहार करते हैं। इस प्रकार परिवार का हर सदस्य अपने जीवन में असंतुष्ट है और किसी एक भविष्य का इंतजार कर रहा है जिसके दूर दूर तक पता नहीं है। इस पहलू पर प्रकाश डालते हुए ओम शिवपुरी कहते हैं, एक अन्य स्तर पर यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। जो जिंदगी से बहुत कुछ चाहता है, उसकी तृप्ति अधूरी ही रहती है। मध्य वर्ग के इस आधे अधूरेपन का नाटक है आधे अधूरे। सर हो गया। वेरी गुड। निचोड़ में जो जिंदगी से सब कुछ चाहता है, इसीलिए इस पंक्ति को मैं आप सबके मुंह से उच्चारित करवाना चाहता कि जो जिंदगी में सब कुछ चाहता है उसकी सारी इच्छाएं अधूरी रहती। मैंने आपसे कहा, एक कहावत है कि पूरी के चक्कर में आधी गवावे, न पूरी पावे ना आधी आवे। कभी भी व्यक्ति को सर्वस्ववादी नहीं होना चाहिए। इस मामले में कम से कम का जो सिद्धांत है उसमें महात्मा गांधी हमें याद। महात्मा गांधी
आप ध्यान रखिए कि मोहन राकेश, जिनका जन्म 1925 में हुआ और 1972 में उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने 3 महत्वपूर्ण नाटक लिखे। आषाढ़ का एक दिन 1958 में, लहरों के राजहंस 1963 में, और आधे अधूरे 1969 1969। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण नाटक है वह है आधे अधूरे। इसमें समाज की विसंगतियों से जूझने का सीधा प्रयास किया गया है। वैवाहिक जीवन में पूर्ण पुरुष की खोज असंभव है। ध्यान रखिएगा कि मैरिड लाइफ में अगर कोई ये चाहता है कि उसका पुरुष सर्वस्व हो तो यह असंभव, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, समय सीमित है, मनुष्य सीमित। और महेंद्र नाथ और सावित्री का जो वैवाहिक जीवन है, इस नाटक में राकेश द्वारा प्रस्तुत किया गया, मोहन राकेश द्वारा। सावित्री को लगता है कि उसके पति का व्यक्तित्व अधूरा है। अधूरा किन अर्थों में है? भौतिक सुख सुविधाओं के अर्थों में। ध्यान रखना बेटा, आज भी अभी अभी ऐसे कुछ उदाहरण मेरे सामने आए हैं कि जिसमें लड़के लड़की बहुत योग्य है, अपार संपदा, खरबपति हैं, लेकिन शादी इंगेजमेंट के बाद टूट गई। वस्तुतः यह युवाओं के जीवन पर टिका हुआ नाटक कि व्यक्ति को सर्वस्ववादी नहीं होना चाहिए। सावित्री को लगता है कि उसका पति महेंद्र नाथ अधूरा है। अधूरा किन अर्थों में? क्योंकि वह सावित्री की भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता। कोशिश करता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता। पूर्णता की खोज में वह जितने भी अन्य पुरुषों के संपर्क में आती है, सब में उसे कोई न कोई कमी दिखाई पड़ती है, और अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पूर्णता किसी में नहीं है, सब आधे अधूरे। आप सोचिए कि अगर महेंद्र नाथ के साथ वह जीवन बिताती तो माना कि वस्तुएं कम थी, सुख सुविधाएं कम थी, लेकिन एक चरित्र का एक दृढ़ आधार होता। लेकिन उसे लगा कि नहीं, महेंद्र नाथ तो अच्छा नहीं है, और किसी के पास अन्य पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, चतुर्थ पुरुष, वो जगह जगह भटकती रही अपने इंद्रिय जन्य सुख, भौतिक जन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और निचोड़ में उसे कुछ नहीं मिला। आधे अधूरे में प्रमुख रूप से विघटन की प्रक्रिया का अंकन है। विघटन माने कि एक व्यक्ति क्षण प्रतिक्षण, एक स्त्री क्षण प्रतिक्षण कैसे ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, माने कैसे उसका पतन होता है। यह विघटन व्यक्ति, परिवार, समाज, देश सर्वत्र व्याप्त है। महत्वाकांक्षी आधुनिक नारी की प्रतीक सावित्री जीवन के सभी भौतिक सुख साधनों को संचित करना चाहती है। अनवरत प्रयास करने पर भी उसका पति महेंद्र नाथ वह सब नहीं जुटा पाता जिसे सावित्री को चाहिए। पति के इस असामर्थ्य को उसका अधूरापन मानकर वह अन्य पुरुषों में पूर्णता का आभास पाकर उनकी ओर आकृष्ट होती है और अपने पति का परित्याग भी कर देती है। किंतु एक मिनट बेटा, हाँ, किंतु भौतिक इच्छाओं की तृप्ति नहीं होती। वह जिसके भी संपर्क में आती है वही उसे अधूरा लगता है। किसी में एक दृष्टि से अधूरापन है, किसी में कोई दूसरा अधूरापन है, और तब सावित्री इस निष्कर्ष पर पहुंचती है, सब के सब एक से हैं, अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक ही है। हमें लगता है कि शायद हमारे चुनाव में गलती हो गई, किंतु वास्तविकता कुछ और ही है। चाहे हम जिसे चुने उसमें अधूरापन तो होना ही है। सावित्री के संपर्क में आया चौथा पुरुष मिस्टर जुनेजा कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम चुनाव कर सकती हो, लेकिन दाएं से हटकर बाएं, सामने से हटकर पीछे, इस कोने से हटकर उस कोने पर, क्या सचमुच कोई चुनाव नजर आया तुम्हें? और आप देखिए कि पति पत्नी के बीच
एक झगड़े का दृश्य है, कुछ घटित होता है। इसका वर्णन उनकी बड़ी लड़की इन शब्दों में करती है, पति पत्नी के बीच क्या घटित होता है। आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा है यहाँ। डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुसलखाने में कमोड पर ले जाकर सिहर कर, मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं मैंने। तो घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस है वह आज की नाजायज इच्छाओं की परिणति। एक आदमी घर क्यों बसाता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? अपने अंदर के अधूरेपन को भर सकने की। इस तरह उसने अपने लिए अपने में पूरा होना होता है, किन्हीं दूसरे को पूरा करते रहने में ही जिंदगी नहीं काटनी होती। इसीलिए सावित्री के संपर्क में आया चौथा पुरुष जुनेदा अच्छी तरह जानता है कि सावित्री अस्थिर बुद्धि वाली नारी है। ध्यान देना, सावित्री अस्थिर बुद्धि वाली स्त्री है और एक जगह टिक कर रहना नहीं चाहती, उसके लिए संभव नहीं है। वह सावित्री से साफ साफ कहता है, तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ जो ओढ़कर जीना। वह उतना कुछ काफी तुम्हें किसी एक जगह न मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ तुम जिंदगी शुरू करती, तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैन बनी रहती। तो ऐसा यह कि लेखक ने यहाँ सावित्री महेंद्र के कथानक के माध्यम से मध्यवर्गीय भारतीय परिवारों के टूटने की अभिव्यक्त की है। क्या शादी हो रही है 250 करोड़ की, 6 महीने में तलाक, 6 महीने में मारपीट, 6 महीने में एक दूसरे को नापसंद करना शुरू कर दी है। आधुनिकता बोध को इस नाटक में कई रूपों में देखा जा सकता है। युगेन प्रवेश की यथार्थ अभिव्यक्ति इस नाटक में है। साथ ही अस्तित्ववादी जीवन दर्शन है। सबके सब अपने अस्तित्व के प्रति सजग हैं। परिवार के सदस्य एक साथ रहने भर से परिवार नहीं बनता, वे एक दूसरे के सुख दुख में, आशा आकांक्षा में सहभाग सहयोग करते हुए परिवार बनाते हैं। किंतु इस नाटक में जिस परिवार का चित्रण किया गया है, वे सभी जन बस एक साथ राह भर लेते हैं। किसी को दूसरे के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं है। सभी घर के भीतर होकर भी घर के बाहर हैं। सबको व्यर्थता एवं रिक्तता का बोध होता है। मोहन राकेश ने आधुनिक युग को हर दृष्टि से इस नाटक में साकार करने का प्रयास किया है। आधे अधूरे नाटक के प्रत्येक पात्र का खंडित व्यक्तित्व वर्तमान परिस्थितियों में विसंगतियों को व्यक्त करता है। नाटक की प्रस्तावना भी आधुनिक बोध को स्पष्ट करती है। नाटक के पात्र, नाटक का शिल्प आधुनिकता बोध से समग्रता जुड़े हैं। आधे अधूरे में बौद्धिकता और आधुनिकता अपने चरम पर है। या युग के अधूरेपन को भी अभिव्यक्त करने में एक सफल कृति है। तो आधे अधूरे नाटक बेटा इस तरह है, शीर्षक से ही समझिए कि पूर्णता की तलाश में व्यक्ति स्वयं अधूरा है, लेकिन वह पूर्ण व्यक्ति को ढूंढ रहा है। यह कितनी बड़ी विसंगति। न सृष्टि पूर्ण है, न व्यक्ति पूर्ण है, न विचार पूर्ण है, लेकिन पूर्णता की तलाश में व्यक्ति के पास जो कुछ अपना है, निजी सत्व है, वह भी गंवा बैठता है। यह आधे अधूरे की कहानी। अगली कहानी बेटा आप लोग पढ़ेंगे, मैं बता दे रहा हूं, इसी पुस्तक में अंधा युग। आधे अधूरे में किसी कोई दिक्कत किसी को? बच्चों कोई दिक्कत किसी को? प्राची प्रभा? जी सर। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अच्छा, अगला नाटक बेटा उससे भी महत्वपूर्ण और मेरा प्रिय नाटक है बहुत। उसका नाम है अंधा युग, जिसे धर्मवीर भारती ने लिखा है। हाँ, अंधा युग। अंधा युग नाटक आप पढ़िए यहां से। अंधा युग मिथकी आख्यान। आ जाइए पेज नंबर 38 से पढ़ना शुरू कीजिए बेटा। अंधा युग मिथकी आख्यान, पहले पेज नंबर 40 पे बेटा। हाँ जी सर।
38 पे, 38 पर, नॉट 40। अंधा युग मिथकी आख्यान, ये पढ़ो, उसके बाद मैं बात करता हूँ। 38। हाँ 38, 10.2, 10. अंधायुग मिथकीय आख्यान। इस पाठ का प्रस्थान बिंदु है अंधायुग मिथकीय आख्यान का पुनर्सृजन, अर्थात धर्मवीर भारती ने अपने इस नाटक में मिथक के प्रयोग के माध्यम से अपनी कोई बात कहनी चाहिए है, और इस कोशिश में उन्होंने महाभारत के 18वें दिन की घटना और उस समय के परिवेश को अपनी रीति से फिर से रचा। अपनी दृष्टि से कुछ खास बिंदुओं की ओर संकेत करने के लिए आगे हम लोग अंधायुग की कथ्य चेतना और कथ्य चेतना से जुड़े कतिपय महत्व के प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे, परंतु यह शुरू में ही आपके सामने जो नया शब्द मिथक आया है, पहले हम उस शब्द का अर्थ, प्रयोग और परिप्रेक्ष्य को समझ लें, ताकि अंधायुग में मिथक की व्याख्या कर सकें। मिथक यूनानी शब्द मिथ का हिंदीकरण है, जो आज प्रायः दंत कथा, पुराख्यान, धार्मिक कथा के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। आदिम मनुष्य की भाषा प्रकृति के प्रति आदिम प्रतिक्रिया, आदिम यथार्थ के प्रति सामूहिक मन को अवचेतन बिंबात्मक अनुभूति तथा अलौकिक गाथाओं का अर्थ देने के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पश्चिम के अनेक विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या की है। मिथक और निंजधरी कथाओं में पर्याप्त समानताएं देखी गई हैं, परंतु मौलिक अंतर भी हैं। मिथक परिवर्तनशील नहीं होते और अतर्क्य रीति से ज्यों के त्यों स्वीकृत किए जाता है। अपरिवर्तनशील होने पर भी मिथकों में प्रत्यय और अवधारणाएं होती हैं। जैसे भारतीय मिथक पर थोड़ा धार्मिक रंग चढ़ा हुआ है। अज्ञेय की राय में मिथक किसी भी जाति की सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का महत्वपूर्ण अस्त्र है। मिथक देशकालिक होते हैं और किसी विशेष देश काल में केवल ऐसे ही मिथक स्वीकृत होते हैं जो जनमानस में रचे बसे और जिनकी प्रासंगिकता लोकायत में जानी और स्वीकारी जा सकती हो। अन्यथा प्रयुक्त मिथक अर्थ की जगह अनर्थ की जड़ बन जा सकती है। इसीलिए साहित्यकार के लिए जरूरी होते हैं कि किसी मिथक को छूने से पहले उसकी प्रासंगिकता पर विचार कर लें। मिथक की प्रासंगिकता युग के यथार्थ का बोध कराने वाली होनी चाहिए। साहित्य में मिथकों का प्रयोग मुख्यतः दो रूपों में संभव होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ उद्देश्य से तथा समष्टिगत उद्देश्य से। जैसे यदि सत्य और असत्य के संघर्ष, अंधकार और प्रकाश के संघर्ष, पाप और धर्म के संघर्ष का चित्रण जो समाज के सांस्कृतिक परिवर्तन के महत्तर उद्देश्य से किया गया है, लोकायत को ध्यान में रखकर मिथकीय आधार पर रचा गया हो, ऐसे कलात्मक आलेख की वास्तविक मिथक साहित्य और मिथक एवं यथार्थ की संगति भी। अंधायुग को मिथकीय संगति की प्रासंगिकता। महाभारत के अंतिम दिन के युद्ध की संध्या से कृष्ण की मृत्यु के क्षणों के बीच की पृष्ठभूमि में तैयार की गई इस नाटक में वास्तव में पौराणिक कथा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि नया युगबोध। कवि के युद्धोत्तर संस्कृति के विसंस्कृतिकरण, निराशा और पराजय से उपजी मानसिकता, रक्तपात, विध्वंस, कुरूपता, हिंसा, नृशंसता, हास्योन्मुख मनोवृत्ति आदि गिरती और ध्वंस होती मानव मूल्यों को हमेशा अपनी दृष्टि में रखा है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन किसी भी जाति और संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, और वही ऐसे मिथक की जरूरत होती है जिसे विसंस्कृतिकरण के आक्रमण के विरोध में अस्त्र की तरह हाथ में उठाया जा सके। कवि आरंभ में ही स्पष्ट करते हैं, युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ।
जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। एक बहुत पतली सी डोरी मर्यादा की। युद्धोत्तर कालीन भारत की परिस्थितियों के संकेत इन शब्दों में अंतर्निहित हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का ध्वंस और तृतीय विश्व युद्ध की संभावना का त्रास दोनों मिलकर जिस मानसिकता का निर्माण करते हैं, अंधा युग के प्रासंगिक अंशों में उसी की अभिव्यक्ति है। कृति के अंत की बातें ले तो देखिए, कवि कहता है, उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ, जग पर बीतता नहीं, रह रहकर दोहराया है। हर क्षण होते हैं प्रभु की मृत्यु कहीं न कहीं, हर क्षण अंधियारा गहरा होता जाता है। स्वीकार किया जा सकता है कि यह इस मिथकीय आख्यान का वह मर्म बिंदु है जिसकी समता द्वितीय युद्धोत्तर मानवीय नियति एवं स्थितियों में देखी गई थी। अर्थात क्रमवेश महाभारत युग से आज तक हम उन्हीं मानसिक यंत्रणाओं, रक्तपात, हिंसा और यथार्थ के बोझ के बीच विध्वंसों के अवशेष पर खड़े नए कोपले फूटने का इंतजार करते रहे हैं। दोहराया नहीं है कि अंधा युग के मिथकीय आख्यान की वर्तमान संदर्भों में अपनी संगति और 1954 रचनाकाल के जमाने में रचना बेशक प्रासंगिक थी। अंधा युग में कवि ने जो प्रश्न उठाए हैं उनकी प्रासंगिकता आज के कायम है, यद्यपि राजनीतिक स्थितियों की मारी परिवर्तन घटित हुई है। इस मिथकीय आख्यान में मिथक का पुनर्सृजन उसकी महत्वपूर्ण बात नहीं है, उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है जितनी महत्वपूर्ण है रचना में व्यक्त नया युगबोध। नए युगबोध के अनुसार सत्य और असत्य पर कोई निरपेक्ष या शाश्वत निर्णय नहीं लिया जा सकता। एक एक कर सारे मूल्य टूटते और बदलते जा रहे हैं, जिसने हमारा विश्वास तोड़ डाला है और लोगों के जीने का एक बहुत बड़ा मानसिक सहारा उनमें छिन गया है। यू युयुत्सु की आत्महत्या उसी का परिणाम है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य रास्ते चाहे सत्य का चुने चाहे असत्य का, दोनों का ही अंत पीड़ा में होता है। सत्य का पक्ष लेकर यीशु अपनों में ही अपमानित हुआ और तथाकथित सत्य के पक्ष में खड़े भीम के दुर्वचन भी झेले, प्रजा की घृणा भी झेली। युद्ध के जीतने वाले युधिष्ठिर भी सुखी नहीं। ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्धसत्य, रक्तपात, हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव कर यह भी यातना ही है। यह है नया युगबोध जो अंधा युग के मिथक के माध्यम से व्यक्त हुआ है। इस युगबोध की आगे भी किंचित विस्तार से चर्चा की जा सकती है। यहाँ वस्तुतः यह संकेत करना अभिष्ट है कि जीवन की यह अंतिम त्रासदी जो नए युगबोध के रूपों में अंधा युग में उभर कर सामने आई है, वस्तुतः कहीं गहरे आधुनिक कालीन पश्चिमी अस्तित्ववाद के दर्शन से प्रभावित विचारधारा है। इस पाठ के अंत में अस्तित्ववाद जीवन दर्शन की चर्चा के प्रसंग में आप उन्हें जानेंगे, लेकिन पूरे बात को समझने के लिए हर समय यह ध्यान रहना चाहिए कि युद्ध की संभावनाएं अथवा युद्ध स्वयं केवल बाहर नहीं होता, व्यक्ति के मानस में भी निरंतर एक युद्ध जारी है। बाहर होने वाले युद्ध तो उस भीतरी युद्ध के स्थूल भौतिक अभिव्यक्ति मात्र हैं। भीतरी और बाहरी यही युद्ध वह सनातन प्रश्न है जिसकी व्याख्या महाभारत के रचनाकार से अंधा युग तक के रचनाकार अपने अपने ढंग से करते आए हैं। अंधा युग की मिथकीय संगति अथवा कहें कि उसकी प्रासंगिकता के पक्ष में इतनी बातें सामने रहनी चाहिए। फिर हो गया। सर हो गया है। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
पॉइंट नंबर 10.4 बेटा, सर पौराणिक, हाँ, नाटक का आधुनिक संदर्भ। पौराणिक आख्यान का आधुनिक संदर्भ। जी जी जी, पौराणिक आख्यान का आधुनिक इसका संदर्भ। इसका ध्यान दीजिए। इसका मतलब यह है कि प्राचीन जी कथाओं में किस तरह आज के जीवन की बातें छिपी हैं। प्राचीन कथाएं आज के मनुष्य के लिए, आज के मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी हैं, किस प्रकार उपयोगी हैं, यह बात इसमें ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्योंकि यूं तो इसकी कथा महाभारत की है, और महाभारत के साथ साथ यह पूरा गीत नाट महाभारत के 18वें दिन की कथा से कृष्ण की मृत्यु तक चलता है। और इसमें कुल 5 अंक हैं। पहला अंक कौरव नगरी का है, दूसरा अंक पशु का उदय है, तीसरा अंक सत्यभामा का अर्ध सत्य है, चौथा अंक उसका नाम अंतराल है, पंख, पहिए एवं पट्टियां, अंतराल। उसके बाद चौथा अंक गांधारी का साप है, पांचवा अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या है, और सातवां समापन का अंक है जिसमें प्रभु की मृत्यु है। प्रभु माने भगवान श्री कृष्ण की, उनको बहलिया ने मार दिया था। तो खैर, अभी पौराणिक आख्यान में आधुनिक संदर्भ माने पुरानी कथाएं, वेद वेदांगों में, प्राचीन महाकाव्यों में लिखी गई कविताएं, कथाएं मानव जीवन के लिए क्यों जरूरी है, इसके लिए 10.4 हमें देखना चाहिए। प्लीज कंटिन्यू। पौराणिक आख्यान का आधुनिक संदर्भ। अंधायुग काव्य नाटक को देखने पढ़ने के बाद जो सबसे पहला सवाल में उठता है वह यह है कि नाटककार ने एक पौराणिक कथा को अपने तरीके से फिर से लिखने की कोशिश तो नहीं की है। इसका उत्तर खोजते हैं तो पाते हैं कि महाभारत की कथा तो यहाँ है ही नहीं। महाभारत की पृष्ठभूमि अवश्य है, पर पृष्ठभूमि अपना एक आभास भर बनाए रखती है, और उस पृष्ठभूमि के प्रसंग में कुछ गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं जिनका उत्तर हमें अपने भीतर से तलाश करना है, और पूर्ण ईमानदारी से तलाश करना है। महाभारत का यह प्रसंग आत्मनिरीक्षण की गंभीर जरूरत पर बल देता है, क्योंकि आज की स्थितियां महाभारत से कम विस्फोटक या विध्वंसक नहीं है। तो क्या अपनी या कुछ लोगों की विवेकहीनता के कारण हम आज भी उसी द्वापर की तरह संपूर्ण मानव जाति को विनाश के अधे गह्वर में धकेल दें, या धकेले जाने पर दूसरों की मदद करें, या चुप रहकर धकेलने वाले का हौसला बढ़ाएं और खुद भी अंधेरे में खो जाएं? जाहिर है यह महाभारत के पूर्वाख्यान का पुनर्सृजन भर नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विश्व को एक दृष्टांत के बहाने दी गई चेतावनी है कि तीसरे विश्व युद्ध के बाद शायद महाभारत के पूर्वाख्यान को दोहराने वाले या फिर से उसे सुनने सोचने वाले भी कोई शेष नहीं बचेगा। अगर समय रहेगा धर्म एवं विवेक का मतलब नहीं समझ लिया जाता। अपने भीतर के गहरे अंधेरे में छिपे हम अपने ही पाप की आदिम बर्बर पशु मानव की शनाख्त नहीं कर लेते और उसे काबू में नहीं कर लेते। अंधायुग काव्य नाटक के वस्तु विधान की जिन मूल धुरी की चर्चा हमने की, उससे यह स्पष्ट है कि यह नाटक पौराणिक आख्यान का पुनःसृजन भर नहीं है। इसकी ध्वनियां कई और भी हैं। यह नाटक एक और जहाँ समन्वय के कई आयामों का संकेत करता है, यथा आस्था और अनास्था, सत्य और असत, आदर्श और यथार्थ, भाव और कला, काव्यत्व और दृश्यव्य आदि, वहीं दूसरी ओर एक व्यापक जीवन सत्य का उद्घाटन भी करता है कि आशा, सौंदर्य, उन्नति, आस्था, क्षमा, निर्माण आदि शुभत्व के मुकाबले कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, कुरूपता, अंधापन भी जीवन और जगत का उतना ही कड़वा सच है जितना घबराने और भागने के बजाय जिनका मुस्तैदी से सामना करना ही जीवंतता है। अगर जीवन में शुभत्व कहीं एक बड़ी सच्चाई है तो उससे कम बड़ी सच्चाई अशुभत्व नहीं।
सच का सामना हर आदमी को करना पड़ता है, फिर अशुभ की उपेक्षा क्यों, उससे भागना क्यों, उसे जूझना, उसका सामना करना और उन पर विजय पाना एक मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। खतरनाक बाहरी कुरूपताएं और विद्रूपताएं नहीं, डरना और सामना करना तो हमें अपने भीतर की उन छिपी हुई कुरूपताओं, विद्रूपताओं और अंधत्वों का करना है, जिनके और दूसरों की तो क्या, खुद हमारे अपनी नजर भी कम ही जा पाती है। संक्षेप में धर्मवीर भारती यह कह सकते हैं कि जब वे लिखते हैं कि परिशेष अधिकतर हैं अंधे, परभ्रष्ट, आत्महार, विगलित, अंतर की अंध गुफाओं के वासी, यह कथा उन्हीं अंधों की है। यह कथा युवती की है अंधों के माध्यम से। नाटककार के इन शब्दों को अधिक स्पष्ट करते हुए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अंधा युग अंधा की कथा है, अथवा कहें तो अंधों के बहाने ज्योति की कथा है। वास्तविकता यह है कि अंधेरे के बिना प्रकाश नहीं है और प्रकाश के बिना अंधेरा नहीं, क्योंकि प्रकाश है इसीलिए अंधकार, और अथवा अंधकार का वास्तविक है इसीलिए प्रकाश भी है। जिन पर अंधकार हावी है, प्रकाश दबा हुआ है, वे महाभारत को पात्रों की तरह अंधे अंधे हैं, अथवा अपने 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 अंध गुफाओं के वासी हैं, अंधकार में जीते हैं, अतः अशुभ, अमंगल, कुरूपता, विद्रूपता, कुंठा, संत्रांस, पीड़ा, विडंबना और वेदना में जीते हैं। कमोबेश अंधा युग के प्रातः सभी पात्र, चाहे उनका बाहरी आभामंडल शुभत्व मंडित ही क्यों न हो, भीतर भीतर अपने अंधकार को जो और भोग रहे हैं, भीतरी अंधकार और बाहरी ज्योति के बीच समन्वय नहीं कर पाते हैं। एक क्षण के लिए, एक द्वापर के लिए अशुभ अंधकार जीत जाता है और व्याध के बाण से शुभ प्रभु मर जाते हैं। आह, वह सुनता नहीं, ज्योति बुझ रही है वहां, और जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया। उस क्षण प्रभुहीन धरा का आस्ताहत कलियुग ने रखा प्रथम चरण। अंतर की अंध गुफाओं का अंधकार हमारे जीवन में जब जब जीवित है, सुख की प्रभु की मृत्यु होती है, द्वापर का अंत और कलियुग का प्रारंभ होता है। पाप की अंधकार पूर्ण छाया में व्यक्ति अपना शेष जीवन उसी अंध गुफाओं में भटकता हुआ काटता है। आज भी हर क्षण कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति के प्रभु की हत्या हो रही है। उसके जीवन पर अंधकार का कलियुग हावी हो रहा है। अंधकार और प्रकाश का यह संघर्ष सनातन है। अंधकार और प्रकाश की संघर्ष गाथा। थोड़ी देर के लिए हम निराश हो उठते हैं कि क्या हमें हमेशा अंधेरा ही जीतेगा और प्रभु क्या सदैव मरते रहेंगे, शुभ क्या सदैव पराजित होता रहेगा। मंगल, शुभ, शाश्वत और चिरंतन के प्रति हमारी आस्थाएं और हमारे विश्वास इसी प्रकार नित्य खंडित होते रहेंगे, तो हम अंधकार के ही चरम सत्य मान लें, उसी के प्रति आस्थावान और विश्वासी बने। सच कभी मरता नहीं। असंख्य तिथियां बीत गई हैं जब अंधकार ने सूरज को ग्रस्त लिया, पृथ्वी पर अंधकार का साम्राज्य स्थापित हो गया, परंतु आखिरकार अंधेरा छंटता है और हर रोज नए प्रभ के रूप में शुभ, मंगल, शाश्वत सत्य और सूर्य का उदय होता है। पापी से पापी व्यक्ति के जीवन में वह क्षण आता है जब उसके अंतर की अंध गुफाओं के समस्त अंधकार को भेद कर ग्लानि और पश्चाताप के शुभ भाव जागते हैं और अपने समस्त पापों को वह प्रभु को अर्पित कर उनके चरण में गति पाते हैं। अपने भीतर एक सर्वथा नवीन व्यक्ति के जन्म के अनुभव करता है। अंधा युग में कृष्ण ने वृद्ध ज्योतिषों को प्रेम लोक की अंध योनि से मुक्ति दिलाई और नवजीवन दिशा तथा अश्वत्थामा के पाप को स्वयं धारण किया। क्योंकि अंधा युग बैठ गया था मेरे नस नस में, वृद्ध की वाणी में कृष्ण बोलते हैं कि उनकी मृत्यु प्रभु की मृत्यु नहीं, मात्र रूपांतर है।
प्रभु अब दूसरे रूपों में मिलेंगे, उन रूपों में जिन्हें उन्होंने अपने प्रभुत्व का दायित्व सौंपा है। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा, हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रम करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले विध्वंसों पर कृष्ण ने आज के कंधे पर अतीत की भूल सुधारों का दायित्व सौंप दिया है। सृजन और विनाश बनाम प्रकाश और अंधकार। जो गलती हमसे हो गई है उसे फिर हम दोहराए नहीं, उसे सीखें और जानें कि हमें कैसे जीना है। हमारे सामने जो युद्ध अवशेष पड़े हैं हमें बार-बार याद दिलाते रहेंगे। हिरोशिमा और नागासाकी की हमने फिर से जीना सीखा है, आगे बढ़े हैं, पर किधर? क्या पुनर्विनाश की ओर नहीं? निर्माण ने तो सिद्ध किया है कि प्रभु जीवित हैं, पर क्या आगे फिर कभी द्वापर नहीं आएगा? यह भी एक वैसा ही गंभीर प्रश्न है जो यह नाटक उठाता है। युद्ध के विध्वंसों के अवशेष पर नई सृष्टि रचने का आह्वान भी इसी नाटक का मुख्य स्वर है। कारण छोटे हों या बड़े, हर पक्ष अपने को किसी नैतिक कारण से संबंध बताकर अपने संघर्ष को धर्मसम्मत, विवेकपूर्ण और न्याय का पक्ष साबित करता है, जबकि वस्तुतः दोनों पक्षों में धर्म कहीं भी नहीं होता। धर्म की दुहाई भर दी जाती है, विवेक कहीं नहीं होता, सबके सब कहीं गहरे अपने अंधकार से ग्रस्त होते हैं। वस्तुतः विजय किसी की नहीं होती, सभी हारते हैं और मौत केवल मनुष्यता की होती है। इतनी बड़ी हानि सहने के बाद आदमी फिर से युद्धावशेषों पर नवनिर्माण में प्रवृत्त होता है, क्योंकि प्रभु सृष्टि में ही बसते हैं। पाप कौरवों ने कम नहीं, भूलों पांडवों ने भी कम नहीं की। दोनों के युद्ध में शरीर से अधिक मानवीय मूल्य हताहत हुए। जिस राजपाट के लिए युद्ध हुआ, जिसे कौरव अपने पास बनाए रखना चाहते थे और पांडव उस पर अपना नैतिक अधिकार समझकर पाना चाहते थे, उस राज सुख के अंततः दोनों ही वंचित हुए, क्योंकि सभी अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित थे। हिंसा और प्रतिहिंसा, शोषण और प्रतिशोध, अहंकार और दंभ के संघर्ष में अंततः सबकी पराजय निश्चित थी। नाटककार कहता है, कौरव पांडव दोनों पक्षों में धर्म कहीं नहीं था, इसीलिए दोनों ही हारे। सदा सच बोलने वाले युधिष्ठिर ने भी अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो वह कहकर वस्तुतः द्रोण की हत्या के षड्यंत्र में अपनी भागीदारी ही साबित की थी, क्योंकि उन्हें उस छल की जानकारी थी कि नरो व कुंजरों कृष्ण की शंख ध्वनि में सुना ही नहीं जा सकेगा। इस छल में सच बोलने का एक नाटक भर युधिष्ठिर ने किया था। जीवन भर सत्य बोलने वाले युधिष्ठिर के इस आधे सच ने अश्वत्थामा के भीतर जिस प्रतिशोध और प्रतिहिंसा को जन्म दिया, अंधा युग नाटक उसी के परिणाम का दस्तावेज है। सदा झूठ बोलने वाले या व्यक्तिगत जरूरतों से झूठ बोलने वाले या कभी-कभी शौक से मजा लेने के अंदाज में बोले जाने वाले झूठ की प्रतिक्रिया इतनी भयंकर नहीं हो सकती थी, जितनी भयंकर प्रतिक्रिया युधिष्ठिर द्वारा बोले गए एकमात्र अर्धसत्य की हुई। अंधा युग की पूरी वस्तु योजना में से अश्वत्थामा को निकाल कर देख लीजिए कि जो शेष बचता है वह कितना प्रभावशाली है। या फिर अश्वत्थामा तो रहे, लेकिन उनके भीतर से छल के द्वारा या अंतरसत्य के आड़ में की गई पिता की हत्या का प्रतिशोध, उनकी प्रतिहिंसा की भावना को ही निकाल कर देखिए कि तब क्या अश्वत्थामा वही होता जैसे नाटक में है, या यह कि तब क्या महाभारत का वह अंत अथवा प्रभु की वैसी हत्या भी हो पाती। ध्यान से देखें तो पूरे महाभारत में दोनों ही पक्षों द्वारा अपनाए गए छल, प्रपंच, षड्यंत्र, अधर्म, पापक कर्मादि
के मुकाबले में युधिष्ठिर का एकमात्र अर्धसत्य सब पर भारी पड़ता है, जिसने पूरे द्वापर की दिशा बदल दी। अनेक संपूर्ण झूठों के मुकाबले ये सत्य की आड़ में बोला गया एकमात्र आधा सच सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। युधिष्ठिर के इस एकमात्र अर्धसत्य अर्थात आधे झूठ ने मानो अब उनके और पूरे युग के संपूर्ण सत्य के प्रखर सूर्य को ग्रहण लगा दिया। सत्य के प्रकाश को असत्य के अंधकार ने निगल लिया। प्रकाश की किरणों जिन विषाणुओं को नष्ट करने में समर्थ हैं, उन्हें न जैसे सच को खा लिया उन्हीं ने जैसे सच को खा लिया। अंधकार और प्रकाश का यह संघर्ष तो सब दिन रहा है और सब दिन रहेगा। समस्त संघर्षों और विनाशों के बावजूद आदमी और आदमियत बची रही है, रहेगी। फिर हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप लोग देखिए कि एक रहीम का दोहा है कि जीवन की हानि कोई हानि नहीं है, लेकिन मूल्यों की अगर हानि हो रही है, समाज में मूल्यों का क्षरण हो रहा है, तो वह एक महाभयानक स्थिति है, महापीड़ादायक स्थिति। इसीलिए इस कृति का नाम अंधा युग रखा गया। एक तरफ हमने अंधेर नगरी पढ़ी, दूसरी तरफ अंधा युग पढ़ रहे हैं। एक तरफ आजादी से पहले की स्थिति पढ़ी, दूसरी तरफ आजादी के बाद की स्थिति पढ़ रहे हैं। युग कैसा है? अंधा युग है। और अंधा युग में क्या है? मानव जीवन से ज्यादा मूल्यों का क्षरण हो रहा है। ठीक है, अब प्रसंग क्या है कि आप लोग जानते हैं कि अंधा युग कब लिखा गया? 1954 में लिखा गया। और यह एक ऐसी कृति है जो अपने समय की क्रूर हकीकत को, कि भारत को आजाद हुए लगभग 7 वर्ष हो गए, लेकिन कोई खास परिवर्तन मानव जीवन में, मानव प्रकृति में, मानव के सुख सुविधाओं में नहीं आई। आप देखेंगे तो डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म, बहुत बड़े संपादक भी थे, धर्मयुग पत्रिका निकालते थे, बहुत बड़े, बहुत जीनियस। इनका एक उपन्यास है, बेटा कभी मौका मिले तो पढ़ना। क्या कहते हैं, एक तो सूरज का 7वां घोड़ा है, दूसरा गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता उपन्यास लगभग 100 एडिशन उसके आ चुके हैं, 100 से अधिक संस्करण आ चुके हैं। यह गीत नाट डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ था और 1997 में उनका देहावसान हो गया था। लेकिन युग की वेदना भोग कर जो सत्य भारती जी ने प्राप्त किया, उनके अनुसार वह अकेले मेरा कैसे हो सकता है। एक धरातल ऐसा भी होता है जहां निजी और व्यापक का वाह अंतर मिट जाता है, वे भिन्न रहते हैं। यद्यपि अंधा युग के पात्र पौराणिक हैं, तथापि आधुनिक संदर्भों की प्रासंगिकता का वहन करते हैं। उनमें मनोवैज्ञानिक और मिथकीय धारणा का संयोग हुआ है। वे ऐतिहासिक चरित्र होते हुए भी विशिष्ट मानसिक प्रवृत्तियों, अंतर्ग्रंथियों एवं दृष्टिकोणों के प्रतीक हैं। सत्य तो यह है कि प्रतीकात्मकता अंधा युग के नामकरण में, कथा तत्व में एवं पात्रों में सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए अंधा युग महाभारत की कथा के एक अंश का पुनर्ख्यान मात्र न होकर मानव के अंतर जगत को व्यक्त करने वाली कृत के रूप में बहुप्रशंसित एवं बहुचर्चित रही है। बहुप्रशंसित एवं बहुचर्चित अंधा युग का कथानक महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में भगवान कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक के कालखंड को अपने भीतर समाविष्ट किए हुए है। नाटक के प्रारंभ में मंगलाचरण के उपरांत उद्घोषणा की गई कि इस कृत में उस युग का वर्णन किया गया है जब धर्म अर्थ हास्योन्मुख होंगे और सत्ता उनके हाथ में होगी जो पूंजीपति होंगे। नकली चेहरे वालों को महत्व मिलेगा और राज शक्तियां लोलुप होकर जनता का शोषण करेंगी। जनता उनसे पीड़ित होकर गुफाओं में छिपती फिरेगी। ये गुफाएं सचमुच की गुफाएं ना होकर अपने कुंठित अंतर माने हृदय, अपने हृदय की गुफाएं होंगी। महाभारत का युद्ध एक ऐसा ही युद्ध था, एक ऐसे ही युग की कथा थी जिसमें मर्यादाओं की डोरियां उलझी हुई थी, जिसमें सिर्फ कृष्ण ही सुलझा सकते थे। उनके अतिरिक्त शेष सब अंधे थे, प्रभ्रष्ट थे।
वे सब अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी थे। यह कथा उन्हीं अंधों की कथा है या फिर अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है। भारती जी, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी इसका उल्लेख इन शब्दों में करते हैं, पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथभ्रष्ट, आत्म हारा विगलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है या कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। कि वर्तमान युग दृष्टिहीनता का युग है। हम सब मनुष्य हैं, हम सब दंभी हैं, हम सब त्यागहीन हैं, हम सब परोपकारहीन हैं, स्वार्थी हैं, अर्थलोलुप हैं, पदलोलुप हैं, सत्ता नसीन। आखिर मनुष्यता का विकास इन मूल्यों से नहीं हो सकता है, बल्कि पतन हो सकता है। सब अपने अपने बारे में ही सोचेंगे तो देश किधर जाएगा। एक फिल्म आप लोग देखे होंगे, चक दे इंडिया। वहां क्या है, वहां लोग इंडिविजुअलिटी के लिए खेल रहे हैं, नेशनलिटी के लिए नहीं। जब इंडिविजुअलिटी हावी होगी तो नेशनलिटी बेटा पीछे चली जाएगी, राष्ट्रीयता पीछे चली जाएगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम ऐसे राष्ट्र जो कि व्यक्तिवादी सोच की उपज हैं, इंडिविजुअल जो पर्सन्स हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी इतनी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र उसके सामने गॉड है। इसलिए आज देखिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्या दशा, लेकिन भारत इन लोगों से श्रेष्ठ है। इस गीत नाट्य में कुल 5 अंक हैं, 3 अंकों के बाद एक अंतराल और 5वें अंक के बाद समापन है। इनके नाम भी रचनाकार ने इस प्रकार दिए हैं। पहला अंक कौरव नगरी का है, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामाकार सत्य, चौथा अंतराल पंख पहिए और पट्टियां, चौथा अंक गांधारी का साप, 5वां अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या, समापन प्रभु की मृत्यु। अंधा युग का कथानक पौराणिक होते हुए भी युगीन चेतना से संपृक्त है। अनेक देशी विदेशी महाकाव्य लिखे गए हैं अधर्म और अन्याय पर धर्म एवं न्याय की विजय का उद्घोष करने हैं, किंतु अंधा युग युद्धोपरांत मानसिकता का काव्य है, जिसमें विजय पांडवों की हुई, लेकिन जीवन का समग्र ढांचा नीति अनीति, सत्य असत्य, अन्याय अन्याय आदि छत विछत हो चुका है। बच रहे थे सिर्फ सवाल, आहत विकलांग सैनिक की तरह, और बच रहा था विडंबना युक्त व्यंग। अंधे गलियारे में घूमते उन प्रहरियों की तरह जो घूम घूम कर रक्षा कर रहे थे उस कौरव महल की, जहां कुछ भी रक्षणीय नहीं था। कैसा था यह अजब युद्ध, जिसमें जय किसी की भी नहीं, बस दोनों ही पक्षों को खोना ही खोना था, दोनों ही पक्षों को पराजय ही पराजय थी। यह ध्यान देने की जरूरत है बेटा कि जो अंधा युग कृत्य है वह आज लोग कहते हैं कि आज का समय क्या कहते हैं, युद्ध का नहीं है। आप अगर अंधा युग का कथ्य और शिल्प देखेंगे तो अंधा युग उन कालजयी कृतियों में से एक है जो कभी अप्रासंगिक और आउट ऑफ डेट नहीं हो सकती। संप्रति युद्ध की त्रासदी मानव जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है और परमाणु अस्त्रों की प्रलयंकारी विनाशक क्षमता से संपूर्ण विश्व आशंकित एवं भयाक्रांत। युद्ध की क्या उपलब्धि है, अंततः युद्ध में विजय कितनी बड़ी कीमत चुकाकर प्राप्त की जाती है, ये प्रश्न ऐसे हैं जो मानव की बुद्धि एवं हृदय में सदैव मथते रहते हैं। अंधा युग इन्हीं प्रश्नों से उत्पन्न अकुलाहट एवं बेचैनी को अभिव्यक्त करने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। आप देखिए कलिंग युद्ध हुआ, और जब कलिंग युद्ध जिस स्थान पर हुआ, जब दया नदी खून से सनी बह रही थी, तो वहां अशोक को वैराग्य हो गया। उन्हें युद्ध से कुछ नहीं मिला, यद्यपि वो जीते हुए थे, लेकिन वो जीत एक भ्रम थी। हजारों हजार सैनिकों का, हजारों हजार स्वप्नों का वध करके किसी जीत का क्या मतलब है। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराने से क्या हासिल हुआ अमेरिका को, सिवाय ये कि पूरी की पूरी सृष्टि नष्ट हो गई। यह देखने की बात है। अंधा युग की कथा का आधार भले ही पौराणिक हो, किंतु उसमें आधुनिक युग की संवेदना और भावभेद विद्यमान है। अतः यह कहना उपयुक्त होगा कि इस कृत में रचनाकार ने अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र अंकित किया है। गीत नाट्य शैली में रचित इस बहुचर्चित कृत के कथानक में, पात्रों में और यहाँ तक कि शीर्षक में भी प्रतीकात्मकता का निर्वाह किया गया है। युद्ध में मर्यादाओं का हनन होता है, मानवीय मूल्यों का पतन होता है, नैतिकता को तिलांजलि दे दी जाती है, आस्थाएं समाप्त हो जाती हैं और शेष बचती है निराशा, आस्था, कुंठा, विकृति, संशय एवं प्रतिरोध की बर्बर पाशविक वृत्ति, जो मनुष्य के भीतर व्याप्त शुभ्रतम, कोमलतम और सुंदरतम पक्ष को नष्ट कर देती है। अश्वत्थामा के रूप में डॉक्टर
धर्मवीर भारती ने एक ऐसे ही सशक्त चरित्र को प्रस्तुत किया है, वह इस गीत नाट्य का केंद्रीय पात्र भी है। युधिष्ठिर जो सत्य के ध्वजवाहक हैं, अर्ध सत्य का आश्रय लेकर नैतिकता को तिलांजल दे बैठते हैं, और उनके उस अर्ध सत्य अश्वत्थामा हतोहता नरो वा कुंजरो वा ने अश्वत्थामा के भविष्य की हत्या कर दी, और उसी दिन से वह अंधा बर्बर पशुमात्र बनकर प्रतिशोध की ज्वलंत शिखा बन गया। यह अंधा युग युद्धोपरांत अवतरित होता है, जिसमें अश्वत्थामा की पशुता, हिंसा और बर्बरता है। युयुत्सु की पीड़ा, जो सत्य और न्याय का पक्ष लेने पर भी सबसे तिरस्कृत और उपेक्षित होकर आत्मघाती प्रवृत्ति को अपने भीतर विकसित कर आधुनिक मानव की ट्रेजेडी को व्यक्त करता है। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आज भारत विभाजित नहीं हुआ होता तो पाकिस्तान का रवैया क्या कश्मीर के प्रति ऐसा होता? क्या बांग्लादेश भारत को आंखें दिखाता? आज जिन लोगों ने कहा कि मुसलमान यहाँ साथ रहेंगे तो भारत का नुकसान होगा, मुसलमानों का नुकसान होगा, आज उन्होंने एक राज्य लिया, लेकिन आज सारा आतंकवाद पाकिस्तान से प्रायोजित है। कौन कहे कि युद्ध के बाद शांति हो? युद्ध के बाद पाकिस्तान की ओर से भारतवर्ष में और अधिक अशांति है, और अधिक यंत्रणा है, और अधिक छलछद्म है। आप कश्मीर में कभी चले जाइए तो आप चैन से, सुकून से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। यही हाल बांग्लादेश की है। तो यह कि युद्ध के उपरांत ये अंधा युग अवतरित हुआ, जबकि युद्ध किस लिए हुआ था? शांति के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए। यही है युद्ध की भयानक त्रासदी। इसमें जीत किसी की नहीं होती। युधिष्ठिर विजयी होकर भी अपने आप को पराजित अनुभव करते हैं। इस युद्ध के बाद शेष बचे लोग संजय की भांति निष्क्रिय, युयुत्सु की भांति आत्मघाती और अश्वत्थामा की भांति विगलित एवं विकृत हो जाते हैं। अंधा युग के पात्र पौराणिक हैं, लेकिन आधुनिक प्रासंगिकता लिए हुए हैं। उनमें मनोवैज्ञानिक और मिथ की धारणा का योग है। युग के ह्रासोन्मुख संदर्भ ही पात्रों का स्वरूप और उनकी प्रासंगिकता निर्मित करते हैं। यहाँ एक बात और उल्लेख कर देना चाहता हूं मैं कि अंधा युग अनास्था एवं हताशा का काव्य नहीं है, अपितु युद्ध की परिणति को स्पष्ट करते हुए मानवीय संस्कृति के उज्जवल पक्ष का उद्घोष करता है। कृष्ण ने व्याध के हाथों मरते हुए भी यही आशा व्यक्त की है कि मानव सभ्यता पिछले ध्वंसों पर नव निर्माण करेगी, मर्यादा नैतिकता का पुनर्स्थापन होगा और मानव भविष्य अंधे संशय से, दास्ता से और पराजय से अवश्य बचता रहेगा। यही कारण है कि कृष्ण मरकर भी अश्वत्थामा की प्रीड़ा का हरण कर ले गए और उनकी अनास्था को भी चूर चूर कर आस्थावान बना गए। भारती जी को यह बोध है कि युद्धोपरांत अवतरित इस अंधे युग में अधिकतर अंधे, पदभ्रष्ट, आत्महारा और विगलित व्यक्ति ही शेष बचे हैं, जो अपने अंतर की अंध गुफाओं, निराशा, पराजय, कुंठा, संत्रास के निवासी हैं। यह कथा उन्हीं अंधों की है और प्रकारांतर से यह उन अंधों के माध्यम से कही गई ज्योति की कथा। अंधा युग की संवेदना जितनी प्रबल है, उसका शिल्प विधान भी उतना ही सशक्त है। अंधा युग का प्रारूप अर्थात काव्य रूप वस्तुतः एक गीत नाट्य का ही है, जिसमें मुक्त छंद के साथ साथ कुछ अंश छंदबद्ध भी है। कथानक सुनियोजित, गतिशील, प्रभावपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण है। अंकों के बीच कथा गायन पद्धति का सहारा लेकर रोचकता और कौतूहल उत्पन्न किया गया है। संवाद इस प्रकार के हैं जिनमें लय की अपेक्षा अर्थ पर अधिक बल दिया गया है। गीत नाट्य में भाषा प्रमुख तत्व मानी गई है, क्योंकि भावों की प्रेषणीयता में केंद्रीय सूत्र का संचालन वही करती है। भाषा पात्रानुकूलता, संप्रेषणीयता, ध्वनि सौंदर्य, प्रतीकात्मकता जैसे गुण विद्यमान है। साथ ही वह सरल एवं स्पष्ट भी है। तत्सम शब्दावली की बहुलता होने पर भी उसमें दुर्हुता एवं दुर्बोधता नहीं आने पाई है। कहीं कहीं शब्द की पुनरुक्ति से और कहीं कहीं पंक्ति की पुनरुक्ति से भावाभिव्यक्ति को सशक्त बनाया गया है। रंगमंच की दृष्टि से भी अंधा युग एक सफल नाट्य कृति है। रेडियो नाटक के रूप में प्रसारित किए गए अंधा युग को श्रोताओं से पर्याप्त सराहना मिली है। वहीं रंगमंच पर भी इसका कई बार सफल प्रस्तुतिकरण हो चुका है। भारती जी ने इसकी रचना रंगमंच को ध्यान में रखकर की है। नाटक के बीच में दिए गए रंग निर्देश के अतिरिक्त भूमिका में भी पर्याप्त निर्देश रंगमंच पर इसे प्रस्तुत करने हेतु दिए गए हैं। फलता अंधा युग भारती जी की काव्य प्रतिभा का चरम उत्कर्ष है। इस कृति की प्रासंगिकता ने इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपादेय बना दिया। युगीन समस्याओं के प्रति जागरूक डॉक्टर धर्मवीर ने अंधा युग की रचना कर लोक मंगल का विधान करते हुए अपने कवि कर्तव्य का सफल निर्वाह किया है। यह बेटा पूरा अंधा युग का निचोड़ है कि यह कृति ऐसी है कि व्यक्ति जीत कर भी हार जाता है। जीवन में हर एक जगह विजय आवश्यक नहीं है। कहा गया है
कि पिता अपने पुत्र से हारना चाहता है, गुरु अपने शिष्य से हारना चाहता है, माँ अपने बेटे से हारना चाहती है, हारने की कामना करती। तो जीवन में विजय सब कुछ नहीं है। आखिर अगर अगर विजय ही सब कुछ होती, भगवान कृष्ण मैदान छोड़कर क्यों भागते? उनका एक नाम रणछोड़ जी भी है, युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गए। तो यह सबको समझना चाहिए कि जीवन में कभी कभी असफलताएं भी बहुत, माने क्या कहें, बहुत गहन अनुभूति लाती, बहुत ही स्नेह और सत्य का संचार करती हैं। विजय ही सब कुछ नहीं है। हमेशा एक बहुत अच्छी लाइन है कि उम्र जलवों में बसर हो यह जरूरी तो नहीं। हमेशा आप लाइम लाइट में रहें, इसका कोई मतलब नहीं। आप देखिए, अगर लाइम लाइट ही सब कुछ होती तो कंदराओं में तपस्या करने के लिए ऋषिमुनि क्यों जाते? क्यों परिवार छोड़ देते? क्यों अंतर्ध्यान हो जाते? इन बिंदुओं पर हमें, हमारे सभी विद्यार्थियों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अन्यथा बेटा, अगर हमेशा जीवन में जीतने के लिए आगे बढ़ोगे और पराजय होती रहेगी तो अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। यह जीवन जय और पराजय का मिश्रण है, अच्छे और बुरे का मिश्रण है। हमें बहुत ही संतुलित ढंग से रहकर अपने युग बोध को, अपनी समकालीन परिस्थितियों को समझना चाहिए। ऐसा मेरा विचार है। अब मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि वे लोग पुनः आ जाएं सामने और और सवालात हमसे करें। उनको कुछ पूछना हो तो हमसे पूछें और मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूं, ऐसा मैं चाहूंगा। प्राची, प्रभा जी थोड़ा सा कैमरा ऑन कीजिए, फोटोग्राफी में मुझे करनी है। ये स्क्रीनशॉट लेना बेटा, आज लिया नहीं हूं एक भी। प्राची, सुन पा रही हो? प्राची, प्राची, प्रभा, सो गए सब लोग? प्राची, ऑल जी स्टूडेंट्स सर जी। इधर। हाँ बेटा, कैमरा ऑन करो जरा, जी स्क्रीनशॉट सर। लेना। अच्छा, हाँ। प्राची जी, आप बहुत अच्छा बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं जी सर। और मैं चाहूंगा कि आप सब सारे बच्चे जिनका कि नाम मैं बुलाता हूँ वो सब पढ़ें बारी बारी से। अकेले प्राची ही पढ़ रही हैं, मैं चाहूंगा कि सब लोग पढ़ें और जिससे कि मैं सबकी रीडिंग स्किल भी परखना चाहता हूं और उसे भी परिमार्जित करके एक ऐसी ऊंचाई देना चाहता हूं कि आप लोग कहीं भी बोले तो ऐसा ना लगे कि आप ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। आपको ये लगे कि नहीं, आप रेगुलर फिजिकल क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी जैसे दक्ष और कुशल। ये मेरी कोशिश। सभी बच्चे स्क्रीन पर आ जाएं और मैं ये चाहूंगा कि सभी विद्यार्थी हमसे प्रश्न करें और मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूं, ऐसी मेरी कामना है। पिताजी, आप आसन ग्रहण करें। पूछो पूछो बच्चों, क्यों तुम लोग डरते हो? प्रश्न करो।
बच्चों प्रश्न कीजिए, सवालात कीजिए। उपमा जी, कल्पना, अंकिता, शुभश्री, राखी जी, हाँ लीजा जी सवाल कीजिए। यस प्लीज सवाल करें। बहुत प्रॉब्लम हो रही है इधर। कल्पना जी, सीमा कुमारी, उपमा शुक्ला, उपमा जी सामने आइए आप। ऐसे आप लोग लग रहा है सो रहे हैं। प्रश्न पूछिए मुझसे। हो जस्ट बगल इसका बताएंगे ना। इसको कहते हैं, ये देखिए बैठ है और सारा सर आधे अधूरे किस प्रकार का नाटक है? बच्चों सवाल करो। अरे कुछ पूछो। आ- प्राची, प्रभा महाकुर, आधे अधूरे किस प्रकार का नाटक है सर? प्रश्न कीजिए। कहीं कोई डाउट हो पूछिए। ऐसे कैसे आप लोग वन वे टीचिंग ठीक नहीं है। सर आधे प्लीज अधूरे किस प्रकार का नाटक है? लीजा जी सवाल कीजिए। हेलो, हाँ हाँ हाँ, वो दोनों एक्सरसाइज कर रहे थे ना, तो प्राची, प्रभा जी हाथ गलती से उसको लग गया। सर कहाँ आधे हैं आप? अधूरे किस प्रकार का नाटक है? एक्सरसाइज करते समय कहाँ इधर उधर करते हैं, बच्चे अपने प्लेस में ही करते हैं ना। हेलो लीजा जी कुछ नहीं, कोई रिस्पांस नहीं, नो रिस्पांस। अच्छा कृपया आप सब प्रकट हों। कहाँ अंतर ध्यान हो गए हैं सब, कोई बोल नहीं रहा है। ऐसे ही कैमरा ऑन करके रख दिए हैं लग रहा है। फिलहाल सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इन दो नाटकों को, आधे अधूरे और अंधा युग, आधे अधूरे के लेखक हैं मोहन राकेश और अंधा युग के लेखक हैं डॉक्टर रणवीर भारती। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अपने जीवन को व्यापक बनाने के लिए, महान बनाने के लिए, और अधिक सामाजिक बनाने के लिए, और अधिक, क्या कर रहे हो भाई, और अधिक मनुष्यतर बनाने के लिए आपको इन दोनों कृतियों को गंभीरता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक पढ़नी चाहिए और इनके अर्थ को अपने जीवन के लिए समझना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि जो भी पढ़ाई हो रही है वो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आपको और तेजोदीप्त और प्रतिभाशाली बनाने के लिए है, न कि आपको और डल बनाने के लिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो भी विद्यार्थी हैं बोल नहीं रहे हैं दुर्भाग्य से, कि उन्हें बोलना चाहिए। मेरी ये उन लोगों से गुजारिश है, विनती है। क्या? ओके
कितना अच्छा था बनाने का सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, इसे पढ़ेंगे। अगली क्लास मेरी समझ से 25 को है, 23 और 24 अवकाश है। छुट्टी के समय में जो कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसे आप पढ़ेंगे तो बड़ी खुशी होगी। अगर आप छुट्टी के समय में थोड़ा सा रिवीजन कर लिए, थोड़ा सा लेखन कार्य कर लिए तो ये पुख्ता हो जाएगा आज की पढ़ाई। नहीं तो समझिए कि मैं इधर बोलूंगा, उधर आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं मैं जान नहीं पा रहा हूं, कोई आई कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ मशीन की तरह मैं भाषण दे रहा हूं, रेडियो की तरह। लेकिन उसका परिणाम आपके ऊपर क्या है ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ भगवान जानते हैं। तो इग्नू के बच्चे तो तेज हैं काफी पढ़ने में, जैसा कि प्राची प्रभा की बातों से मैंने सुना। और जो राखी हैं, सीमा जी हैं, सुश्री जी हैं, अंकिता जी हैं, कल्पना जी, उपमा, इन सब की बातों को सुनना चाहता हूँ, इनके विचार क्या हैं, लेकिन ये लोग कुछ रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। मेरी ये विनती है आप सभी विद्यार्थियों से कि इन प्रकारेण आप सब दो ही शब्द सही, नहीं अच्छा लगा कुछ मेरी कमी ही बताइए, लेकिन बोलिए जरूर, क्योंकि हम अपनी वाणी से ही पहचाने जाते हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो आप लोग हमारे रियल वैल्यूएटर हैं और आपका इवैल्यूएशन मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। मैं सभी विद्यार्थियों से गुजारिश करूंगा कि आगे की क्लास में आप लोग अपनी बात हमारे सामने रखें और जिससे कि हम अगर अपनी टीचिंग में कोई कमी हो तो उसे इम्प्रूव कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूं। पुनः हम लोग शाम 6 बजे 25 तारीख को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।